दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे द पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। एक्चुअली पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम की शुरुआत 1 जुलाई 1968 को हो गई थी, लेकिन कुछ नया रूल जो है जुलाई 2019 में इसमें जो है इंट्रोड्यूस हो गया। तो जुलाई 2019 में जो रूल इंट्रोड्यूस हो गया उसके आधार पर हम लोग प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसको हम आमतौर पर पीपीएफ कहते हैं। पीपीएफ में हम सभी अकाउंट खोलते हैं, सारे लोग पीपीएफ में अकाउंट खोलते हैं जिनको टैक्स से सुविधा लेनी रहती है या ऐसे भी पैसा जमा करना पड़ता है। लेकिन पीपीएफ के बारे में हम पूरी बात नहीं जानते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहता ही है कि कितना अमाउंट से खुलेगा, कब बंद हो जाएगा, कितने दिन के लिए खुलेगा, लोन मिलेगा कि नहीं, सब्सक्राइबर मर जाएगा तो क्या होगा, लोन कितना दिन में चुकता करना पड़ता है, इंटरेस्ट कितना दिन में चुकता करना पड़ता है। इन सभी बातों पर हम आज प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये अकाउंट को कौन खोल सकता है। अकाउंट को खोल सकता है कौन? एनी इंडिविजुअल। वो सेल्फ खोल सकता है और ऑन बिहाफ ऑफ ए माइनर खोल सकता है जिसका कि वो गार्जियन है। इसमें ज्वाइंट अकाउंट खोलना परमिटेड नहीं है। पहले हम लोग ये जान लेंगे कि भले ही ये बैंक में खुलता है, ये पोस्ट ऑफिस में खुलता है, ये स्कीम गवर्नमेंट का है, ये बैंक का स्कीम नहीं है। बैंक इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जिसके लिए बैंक को कमीशन मिलता है गवर्नमेंट बिजनेस करने के लिए। बैंक में महज आप जाते हैं, लेकिन ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ज्वाइंट अकाउंट इसमें परमिटेड नहीं है। कोई इंडिविजुअल खोल सकता है अपने लिए या किसी माइनर के लिए जिसका वो गार्जियन है। अब है कि कौन आदमी इसको अकाउंट नहीं खोल सकता है। जब हमने पहले ही बता दिया कि कोई इंडिविजुअल ही इसको खोल सकता है, मतलब दूसरा इसको कोई नहीं खोलेगा। जैसे एचयूएफ हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हुआ, ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हुआ, एनआरआई हुआ। एनआरआई वाला में क्या है कि वो आदमी पीपीएफ अकाउंट खोल लिया था, उस समय वो एनआरआई नहीं था, अब वो एनआरआई हो गया, तो उसका पीपीएफ अकाउंट वो चाहे तो उसको जिस पीरियड, फुल पीरियड के लिए उसको जारी रख सकता है। किस बेसिस पर? नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर। मतलब वो जो पैसा मिलेगा वो दूसरे देश को नहीं जा सकेगा। नॉन रिपेट्रिएशन मतलब पैसा इज नॉट रिपेट्रिएबल। ठीक है, और या तो एक रास्ता ये है कि आप इसको जारी रखिए नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस पर, और दूसरा रास्ता ये है कि अकाउंट शैल बी डीम्ड टू बी क्लोज्ड with effect from the date on which he or she becomes NRI। दो रास्ता है। और इंटरेस्ट जो है एप्लीकेबल रेट पर उनको पे हो जाएगा। कौन सा रेट? पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग्स स्कीम का रेट होता है उस रेट पर उनको इंटरेस्ट पेमेंट हो जाएगा। कब का रेट? जब वो बंद कर रहे हैं उसके पिछले महीना में जो रेट था उसको वो पकड़ेगा और अकाउंट को क्लोज कर देगा। एक इंडिविजुअल एक अकाउंट खोल सकता है, ओनली वन अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल। अब इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा? केवाईसी के बारे में हम लोग जानते हैं, नो योर कस्टमर, आईडी प्रूफ होता है, उसमें फोटोग्राफ रहता है, ये नॉर्मल केवाईसी जो होता है वो, और पैन कार्ड। इतना ही डॉक्यूमेंट इसके लिए चाहिए। अब है कि ये कहाँ खुलेगा पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट? ये किसी बैंक में खुलेगा, पोस्ट ऑफिस में खुलेगा। अब जो अनबैंक्ड एरिया है वहाँ अब बैंकों ने सुविधा कर दी है कि प्रत्येक बैंक का गांव में बीसी होता है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। आप देखते हैं अपने हाथ में एक मशीन लेके वो गाँव में घूमता रहता है, वो पैसा भी जमा करता है, लोगों को पैसा भी देता है अंगूठा लगा के, वगैरह वगैरह। या चौक चौराहे पर जो कोई दुकान रहती है वही बीसी बन जाता है, बिजली का आइटम बेचता है और उसी दुकान में कंप्यूटर रख लेता है और वो बीसी बन जाता है। तो बैंक का ब्रांच विजिट करने से बचना है, अगर दूर दराज 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जाने से, तो बीसी के यहाँ भी आप अकाउंट ये खोल सकते हैं।
अब है कि जो सब्सक्राइबर है उसका सब्सक्रिप्शन का लिमिट क्या है, कितना पैसा जमा करेगा। एन अमाउंट नॉट लेस देन ₹500 एंड नॉट मोर देन ₹1.50 lakhs इन ए ईयर। ईयर का मतलब क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अगर एक्सेस कंट्रीब्यूशन किसी ईयर में आप कर देते हैं तो उस एक्सेस कंट्रीब्यूशन पर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा और पैसा हमेशा जमा होगा 50 रुपया के मल्टीपुल में। जैसे हम 40 रुपया जमा करेंगे, 38 रुपीज़ जमा करेंगे, वो नहीं होगा। 50 रुपया, 500 तो कम से कम है, उसके बाद 550, 600, 650, ऐसे 50 रुपीज़ के मल्टीपुल में हमको पैसा इसमें जमा करना है। अब नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना होगा, मतलब कितना बार हम जमा करेंगे। तो एज पर न्यू पीपीएफ रूल्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर ऑफ डिपॉजिट इन द पीपीएफ अकाउंट इन ए ईयर। आप जितनी बार चाहें उतनी बार जमा कीजिए, खाली 1.5 लाख से ऊपर जमा कीजिएगा तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और जमा करना है 50 के मल्टीपुल में। ये हो गया। अब अकाउंट का ट्रांसफर कैसे होगा। पीपीएफ अकाउंट किसी भी बैंक से दूसरे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या वाइस वर्सा, जो हमने अभी कहा उसका उल्टा वो ट्रांसफर हो सकता है, जिसके लिए एक नॉमिनल फी 100 रुपया लिया जाएगा। क्लियर। अब है कि ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए अकाउंट खुलेगा। तो ये अकाउंट जो आपको खुलेगा 15 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द पीपीएफ अकाउंट वाज ओपनड। जैसे आज हम अकाउंट खोलते हैं तो फाइनेंशियल ईयर का एंड कब हुआ था, मार्च 2022 को हुआ था। तो पिछला फाइनेंशियल क्या हुआ, मार्च 2022। चूंकि मार्च 2023 तो अभी आया ही नहीं, उससे ये 15 साल के लिए खुल सकेगा। ठीक है। और ये एक्सटेंड भी हो जाएगा फॉर 1 मोर ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। 5 वर्ष के लिए ये एक्सटेंड भी होगा, लेकिन एक्सटेंड करने के लिए आपको रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन जो है मैच्योरिटी पीरियड से 1 साल पहले आपको बता देना पड़ेगा। यू हैव टू मेक रिक्वेस्ट बिफोर 1 ईयर, तब जाकर के आपको ये अगला ब्लॉक के लिए, अगले ब्लॉक जो 5 वर्ष का है उसके लिए कंटिन्यू हो जाएगा। अब ये अकाउंट डिसकंटिन्यू कैसे हो जाता है। अब है कि कोई आदमी है, एक पीपी अकाउंट खोल लिया, 500 रुपया जमा कर दिया, हो गया, उसके बाद वो कुछ भी जमा नहीं करेगा। इट शैल बी ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड अकाउंट। अब है कि अकाउंट तो डिसकंटिन्यू हो गया, अब किसी दिन उसको पैसा का बंदोबस्त हो गया या मर्जी हो गया कि मैं इसको फिर से रिवाइव करूं, तो ये रिवाइव हो जाएगा। एन अकाउंट which is already treated as discontinued may be revived during its maturity। 15 साल तक का इसका मैच्योरिटी है तो उसके अंदर ये रिवाइव हो जाएगा। कितना, 50 रुपया फी देके, और प्रत्येक साल का सब्सक्रिप्शन जो कम से कम 500 रुपया होगा, वो सब ईच डिफॉल्ट ईयर के लिए अगर हम जमा कर देते हैं तो हमारा अकाउंट रिवाइव हो जाएगा। क्लियर। अब है अकाउंट होल्डर जो है एक डिसकंटिन्यूड अकाउंट का जो अकाउंट होल्डर है वो एक नया अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल नहीं होगा जब तक वो डिसकंटिन्यूड अकाउंट को बंद न कर दे आफ्टर मैच्योरिटी, है ना। और ऐसे डिसकंटिन्यूड अकाउंट पर कोई लोन नहीं मिलेगा। अब है कि फंड से विड्रॉल कैसे करें। फंड से हम पैसा निकालना चाहते हैं, जमा तो करते करते चले गए, अब हमको कुछ पैसे की जरूरत आ गई तो हम इसको कैसे निकालेंगे। ये निकालने का क्या है, एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स, 5 वर्ष को पहले बीतने दीजिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द इनिशियल सब्सक्रिप्शन वाज मेड। मतलब जिस ईयर में
इनिशियल सब्सक्रिप्शन हुआ था उसके एंड से 5 बरस बीत जाना चाहिए, तब जो है आपको विड्रॉल होगा। अगर आप इफ यू सो डिजायर यू हैव टू अप्लाई इन फॉर्म 2 along with your पासबुक प्रिफरेबली, तो आपको विड्रॉल हो जाएगा। ये हो जाएगा विड्रॉल के बारे में। अब क्लोजर ऑफ अकाउंट और कंटिन्यूएशन ऑफ अकाउंट विदाउट डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिटी। इसमें क्या कहता है कि 15 बरस बीत जाने के बाद, 15 बरस कब से बीतेगा? जिस बरस में अकाउंट खुला था उसके एंड से, उसके एंड से 15 बरस जब बीत गया तो वो बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस शैल अलाउ द विड्रॉल ऑफ द एंटायर बैलेंस along with due interest up to the last day of month preceding the month in which the account is closed। ये आपको पैसा दे देगा। अब है कि कोई सब्सक्राइबर चाहता है कि हमारा अकाउंट तो मैच्योरिटी पूरा कर गया, हम इसके बाद भी अकाउंट को रखेंगे, तो उस हालत में क्या बोलता है? द अकाउंट होल्डर मे रिटेन हिज अकाउंट आफ्टर मैच्योरिटी विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिपॉजिट फॉर एनी पीरियड and the balance in the account will continue to earn interest। मतलब 15 साल पूरा हो गया, मैच्योरिटी भी आ गया, वो पैसा नहीं निकालेगा, अपने अकाउंट को जारी रखेगा, तो क्या हो जाएगा? उसका बैलेंस जो है वो इंटरेस्ट अर्न करता रहेगा। किस रेट में? एट द रेट एप्लीकेबल टू द स्कीम प्रोवाइडेड दैट द अकाउंट होल्डर may make one withdrawal in each financial year। मतलब इसमें क्या हो गया? मैच्योर हो गया, पैसा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, उसको इंटरेस्ट भी मिलेगा उसी रेट में जो पीपीएफ के लिए एप्लीकेबल था। अब वो प्रति वर्ष एक विड्रॉल कर सकेगा, कितना अमाउंट का उसका बैलेंस है उसके अंदर, किसी भी अमाउंट का। क्लियर हो गया? अब चूंकि अकाउंट कंटिन्यू हो गया है विदाउट डिपॉजिट फॉर मोर देन ए ईयर, 1 साल बीत गया, द अकाउंट होल्डर शैल नॉट हैव द ऑप्शन अगेन टू कंटिन्यू द अकाउंट विथ डिपॉजिट। क्लियर? अब है कि लोन के बारे में इसमें क्या है, लोन का बंदोबस्त कैसे होगा, ये भी हमको जानना पड़ेगा। जब हम अकाउंट खोल लेते हैं तो एट एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर, कौन सा डेट से? जिस फाइनेंशियल ईयर में वो अकाउंट खोला था उसके अंतिम तिथि से। जब 1 साल हो गया लेकिन 5 साल नहीं हुआ, 1 साल हो गया लेकिन 5 साल नहीं हुआ, अकाउंट होल्डर अप्लाई कर सकता है एक लोन के लिए जो 25% उसके डिपॉजिट का हो सकता है। जितना डिपॉजिट है उसके अकाउंट में क्रेडिट में पड़ा हुआ है उसका 25% वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। कब? फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर इन विच द लोन इज अप्लाइड फॉर। मतलब ये पीरियड में उसका पैसा जो जमा है उसका 25% वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर अकाउंट किसी गार्जियन द्वारा एक माइनर के बिहाफ में खोला गया है या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के द्वारा, पर्सन का गार्जियन बन के खोला गया है, वो भी वो लोन ले सकता है, बशर्ते कि वो लोन किसके बेनिफिट के लिए हो? माइनर के लिए हो और द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड का जो था उसके लिए हो, बाय सबमिटिंग ए सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट। वो अपने लिए नहीं ले सकता है चूंकि वो गार्जियन है, माइनर या उस अनसाउंड माइंड के व्यक्ति के बेनिफिट के लिए ले सकता है।
कोई अकाउंट होल्डर shall not be entitled to get a fresh loan so long as earlier loan has not been repaid in full together with interest thereon। एक लोन जो लिया वो जब तक इंटरेस्ट के साथ पूरा का पूरा जमा नहीं हो जाता है वो दूसरे लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। एक अकाउंट होल्डर अपने पीपीएफ अकाउंट से कितना बार लोन सकता है? एक वर्ष में एक बार। क्लियर? अब है कि लोन जो लिया उसको चुकाएगा कैसे, चुकता कैसे करना है। प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 36 महीना के अंदर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 36 मंथ्स उसको जमा कर देना है। किस तिथि से? 36 महीना किस तिथि से काउंट होगा? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ। कब से जमा करेगा वो? लोन ले लिया, जमा कब करेगा? आज लोन लिया तो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच लोन इज सैंक्शन इन इंस्टॉलमेंट और इन वन लम सम। जैसे मान लीजिए आज तारीख कितना है? 13 है, 13 तारीख है, तो इस मार्च महीना में उसको जमा नहीं करना है, अप्रैल से उसको जमा करना है और 36 महीना के अंदर वो जमा कर सकता है। इंस्टॉलमेंट में करे या एक लमसम में उसको बंद कर दे। एक बार जब प्रिंसिपल जमा हो गया, प्रिंसिपल जब जमा हो गया तो बच गया इंटरेस्ट। पूरा इंटरेस्ट प्रिंसिपल जमा करने के अगले 2 महीना में उसको जमा कर देना है। किस रेट से? 1% पर एनम। ठीक है, ये हो गया। अब लोन रिपे नहीं हुआ या थोड़ा चुकाया थोड़ा नहीं चुकाया और 36 महीना भी बीत गया। अब इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग शैल बी चार्ज एट 6% पर मंथ। अब 6% उसको लग जाएगा अगर उसने नहीं चुकाया। अब पीपीएफ में जो हम लोन लेते हैं तो हमको इंटरेस्ट कितना लगता है? पीपीएफ डिपॉजिट पर जो हमको इंटरेस्ट मिलता है उससे 1% ज़्यादा हमको इंटरेस्ट लग जाता है। अब हम लोग बात करते हैं नॉमिनेशन का और ऐसी परिस्थिति का जब सब्सक्राइबर का डेथ हो जाए तो क्या होगा। तो अकाउंट होल्डर के डेथ के केस में नॉमिनी या लीगल हेयर वो लायबल होगा लोन और इंटरेस्ट पे करने के लिए, और अकाउंट का सेटलमेंट करने के टाइम में अगर वो नहीं पे किया है तो उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है। अब इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर द अकाउंट शैल बी क्लोज्ड and the nominee or the legal heir shall not be allowed to continue the account। एकदम क्लियर हो गया। अकाउंट होल्डर अगर मर गया तो नॉमिनी या उसका लीगल हेयर उस अकाउंट को नहीं चलाएगा आगे, उसको बंद ही होना है और उसको पैसा लेके जाना है। ठीक है। अब क्या कहता है कि कोई मर गया और उसके अकाउंट में पैसा है, वो पैसा shall earn interest till the end of the month preceding the month in which the eligible balance is paid to the nominee or legal heir as the case may be। क्लियर हो गया। अब इसमें नॉमिनी के बारे में हम लोग बात करें। ए डिपॉजिटर shall nominate one or more individuals as nominee but not exceeding 4 individuals। मतलब पीपीएफ अकाउंट में क्या होगा, इंडिविजुअल जो है नॉमिनेट कर सकता है 1 से अधिक, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं। हम लोगों ने अभी तक क्या जाना था पिछले जो वीडियोज हमारे हैं उसमें कि नॉमिनी हमेशा एक होता है। सिर्फ सेफ कस्टडी लॉकर जिसमें ऑपरेशन कंडीशन ज्वाइंटली है उसमें नॉमिनी 2 होता है। कैपिटल गेन अकाउंट उसमें नॉमिनी 3 होता है। पीपीएफ अकाउंट जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे हैं
इसमें नॉमिनी कितना होगा? 4 होगा मैक्सिमम, नॉट एक्सीडिंग 4 इंडिविजुअल्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग और एनी टाइम बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट। हम लोग जानते हैं, हम लोग एक अकाउंट कोई भी खोलें, उसका नॉमिनी हम आज बना सकते हैं, बाद में बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं। मिस्टर ए को नॉमिनी बनाया, अब उसको कैंसिल करेंगे, मिस्टर बी को बनाएंगे। तो कॉमन बात है जो आप सबों को जानकारी होगी। अब जैसा हम जानते हैं कि एक माइनर भी नॉमिनी हो सकता है, तो अब नॉमिनी अगर माइनर है, where the nominee is a minor, the depositor making the nomination shall appoint an individual to receive payment of the eligible balance in the event of death of the depositor during the minority of the nominee। हम लोग क्या देखते हैं, एक सेविंग्स अकाउंट भी अगर खोलते हैं तो माइनर को अगर नॉमिनी बनाते हैं तो गार्जियन का नाम हमको देना ही पड़ता है। उसी तरह यहाँ भी हमको एक पर्सन, यहाँ हम गार्जियन की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पर्सन है जिसका पीपीएफ अकाउंट है और माइनर को नॉमिनी बना रहा है, तो ही और शी हैज टू अपॉइंट एन इंडिविजुअल टू रिसीव पेमेंट of the eligible balance in the event of the death of the depositor during the minority of the nominee। नॉमिनी अगर मेजर हो गया है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर वो माइनर ही है अभी भी और डेथ हो गया डिपोजिटर का, तो एक इंडिविजुअल को वो अपॉइंट करके जाएगा कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ द डिपोजिटर पैसा को नॉमिनी के बिहाफ में कौन रिसीव करेगा। अब है कि जैसा हमने बताया, नॉमिनी कभी भी कैंसिल कर देंगे, कभी भी चेंज कर देंगे, तो क्या ये फ्री में होगा? नहीं, इसके लिए एक छोटा अमाउंट 50 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि पीपीएफ अकाउंट के बारे में करीब करीब पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। हम ऐसे वीडियो को लेके आगे भी आते रहेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और ऐसी बातें अच्छी लगती ही हैं। तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।